Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to my channel. Our today's topic is how to control breath while speaking. यानी जब आप बोल रहे हैं तो अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करना है। ये वो टॉपिक है जिसको हम काफ़ी दफ़ा जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना बोलते हुए ये बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, तो हमें ये लाजमी आना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ कंट्रोल, मतलब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वाई ब्रेथ कंट्रोल, मतलब हमें ये करना ही क्यों है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेथ कंट्रोल इज़ द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव स्पीच। मतलब एक पुरअसर स्पीच देने के लिए ना आपके लिए ब्रेथ कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसकी फाउंडेशन है। ठीक है, स्पीच यहाँ पे आप कोई भी बातचीत कर रहे हो, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कोई पब्लिक स्पीकिंग है या जो भी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, व्हेन वी स्पीक द एयर वी एक्सेल कैरीज द वाइब्रेशन दैट क्रिएट साउंड। जब हम बोलते हैं तो जो एयर हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल करना का मतलब होता है कि जो हमारे जो लंग्स हैं उनसे जो हवा बाहर आती है, जो हम एक्सेल करते हैं उससे वाइब्रेशन पैदा होती है और वही साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, द वे वी मैनेज दिस एयर फ्लो अफेक्ट्स आवर वॉइस वॉल्यूम, पिच एंड क्लैरिटी। कि किस तरह से हम इस एयर फ्लो को जो है मैनेज करते हैं, उससे ही हमारे वॉइस का वॉल्यूम डिसाइड होता है कि हम कितना ऊंचा बोलते हैं या कितना बहुत ही जो है वो नीचा बोलते हैं। ठीक है, हमारी पिच कैसी है, कितनी क्लैरिटी है हमारी वॉइस में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। ठीक है, controlled breathing only ensures a steady flow of speech but also prevents breathlessness, enabling us to speak with authority and composure। मतलब कंट्रोल ब्रीदिंग से ना सिर्फ ये होता है कि हमारी जो स्पीच है उसमें एक स्टडी एक फ़्लो आ जाता है, ठीक है, बल्कि उससे हमारी जो ब्रेथलेसनेस है वो भी प्रिवेंट हो जाती है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता कि हमें जो सांस लेने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, ऐसा फिर स्पीकिंग के दौरान नहीं होता। ठीक है, तो उसके अलावा ये भी होता है कि आप जो है बहुत ही कंपोज्ड वे में अपनी बात जो है वो डिलीवर कर पाते हो, तो इसलिए ये जो ब्रेथ कंट्रोल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन ब्रेथिंग एंड नर्वसनेस। आप जो नर्वस होते हो उसमें और ब्रीदिंग में लिंक क्या है, इसको देखते हैं। वन ऑफ द कॉमन चैलेंजेस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस इज़ नर्वसनेस। ये सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम नर्वस हो जाते हैं ना। ठीक है, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या कुछ भी, हम बाज़ औक़ात ये होता है, बल्कि अक्सर ये होते हैं, बहुत सी लोगों के साथ ये होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, when we feel anxious, our breathing tends to become shallow and erratic, leading to a shaky voice and difficulty projecting our ideas। मतलब जब भी हम नर्वस होते हैं, ठीक है, जब भी हम एंशियस फील करते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो डिस्टर्ब होती है, और ब्रीदिंग जब डिस्टर्ब होगी तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वॉइस होती है वो बहुत ही शेकी होती है, वो जैसे वो एक कपाहट होती है हमारी आवाज़ में। ठीक है, और उससे फिर क्या होता है कि हमने जो अपने आइडियाज़ प्रोजेक्ट करने होते हैं, आइडियाज़ डिलीवर करने होते हैं, जो बात डिलीवर करनी होती है वो हम ठीक वे में नहीं कर पाते। बाय मास्टरिंग breath control, we can regulate our nervous response and maintain a calm and composed demeanor during public speaking engagements। मतलब अगर हम अपने ब्रेथ कंट्रोल को मास्टर कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि हम अपनी नर्वसनेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर नर्वसनेस कंट्रोल हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि हम अपने आइडियाज़ को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, हम बहुत ही कंपोज्ड मैनर में अपनी जो बात है उसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। अब ये क्या है? द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ब्रेथ कंट्रोल इज डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, आल्सो नोन एज डीप और बेली ब्रीदिंग। ठीक है, हमारी जो इफेक्टिव ब्रेथ कंट्रोल के ब्रेथ को हमने जो है वो सांसों को किस तरह से कंट्रोल करना है, वो उसकी एक जो बहुत ही फाउंडेशन है वो है डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसे हम डीप या बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है कि इसमें इंगेजिंग द डायाफ्राम,
a dome shaped muscle below the lungs to draw air deep into the lungs, कि हम जो है ना हमारे जो लंग्स में जो एयर है उसे ड्रा कर सकें लंग्स के अंदर ही, ठीक है। तो इसमें हमारा डायाफ्राम इंक्लूड होता है, डोम शेप जो हमारा मसल होता है लंग्स के नीचे, ठीक है, हमारे फेफड़ों के नीचे, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इस टेक्निक में। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये टेक्निक है क्या, ये एक्सरसाइज आपने करनी कैसे है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज क्या है कि प्लेस वन हैंड ऑन योर चेस्ट, आपने अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है, ठीक है, एंड अदर ऑन योर एब्डोमेन, दूसरा आपने अपने एब्डोमेन पे, जैसे हम बेली भी कहते हैं, जैसे हम पेट भी कहते हैं, अपना हाथ वहाँ पे रखना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन थ्रू योर नोज़, आपने अपनी नाक के ज़रिए सांस को अंदर लेके जाना है, ठीक है। एक्सपेंडिंग योर एब्डोमेन, अपने जो पेट है उसे बाहर निकालना है, बट कीपिंग योर चेस्ट रिलेटिवली स्टिल, और आपका जो चेस्ट है, ठीक है, आपका जो सीना है वो उसी जगह पे होना चाहिए। कैसे? आपने अपनी नाक से सांस को अंदर खींचना है, अपने जो एब्डोमेन है उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके आना है, एक्सपेंड करना है, और आपका जो चेस्ट है, आपका जो सीना है वो वहीं पे रहना चाहिए। समझ आई? उसके बाद क्या करना है, एक्सेल स्लोली थ्रू योर माउथ, आपने इनहेल नोज़ के थ्रू किया, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जो माउथ है उसके थ्रू एक्सेल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आपका जो एब्डोमेन है वो जेंटली कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना शुरू हो जाए, अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है डायाफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग की, जिसे हम बेली ब्रीथिंग भी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आप किस तरह से ये डायाफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि इसे प्रैक्टिस किस तरह से किया जाता है। तो अब आपने पहली बात हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। सेट असाइड अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। द मोर यू डू इट द मोर नेचुरल इट बिकम्स, ठीक है। आपने क्या करना है कि डेली आपने कुछ मिनट इसके लिए निकालें, आप दिन में निकालें, दोपहर में निकालें, शाम में, जब भी, ठीक है। रोज़ अगर आप ये करेंगे ना प्रैक्टिस, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नेचुरल एक चीज़ होती जाएगी। तो जब भी आप किसी पब्लिक स्पीकिंग आप प्लेटफॉर्म पे आपको जाना होगा, आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो उससे पहले अगर आप कुछ देर ये कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आप रिजल्ट हासिल कर सकेंगे, ठीक है। बी माइंडफुल ऑफ पोस्चर, stand tall or sit straight without your shoulders relaxed. Good posture facilitates proper airflow and voice projection. आपको एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, दो वेज हैं आपके पास, ठीक है। हैंड प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी थी, मैंने इनहेल और एक्सेल का भी बता दिया था, लेकिन अब दो चीज़ें और आ जाती हैं कि आपने जो है अपना पोस्चर कैसे रखना है। तो या तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, स्टैंड टॉल, ठीक है, बिल्कुल सीधे, या फिर आप जो है बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। एक चीज़ जो आपने ख्याल रखना है, जिस चीज़ का जो आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि आपके जो शोल्डर्स हैं, आपके जो कंधे हैं, वो रिलैक्स ढलके हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बी अवेयर ऑफ टेंशन, रिलीज एनी टेंशन इन योर नेक, शोल्डर्स एंड चेस्ट वाइल ब्रीदिंग। जब भी आप सांस ले रहे हो तो आपकी जो है ना, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, आपके चेस्ट, उनमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेंशन कैन रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो एंड हिंडर इफेक्टिव ब्रेथ कंट्रोल, क्योंकि कोई भी अगर टेंशन होगी तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से जो है वो एयर फ्लो जो है वो नहीं कर पाएगी, ठीक है, और आप जो है अच्छे से ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं आपको कुछ ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो डायाफ्रेगमेटिक बताइए, ये तो आपने डेली करना ही करना है, ठीक है। मैंने आपको अगेन इस चीज़ को मैं बता रही हूँ कि आपने इसे रोज़ जो है वो करना ही करना है। उसके बाद कुछ और टेक्निक्स की हैं कि पाजिंग फॉर एम्फोसिस, utilize strategic pauses during your speech to collect your thoughts and take a deep breath. Pausing also helps engage your audience and emphasize key points. ये हमने पहले भी एक स्पीकिंग स्किल की एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आप बात करते हुए, आप कोई भी स्पीच डिलीवर करते हुए, कोई भी प्रेजेंटेशन देते हुए पॉजेस लाजमी लो, ठीक है। पॉज लेने से एक तो आपको अपने थॉट्स कलेक्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा, आप उस टाइम एक डीप ब्रेथ ले सकते हो, ठीक है। आप उसके अलावा जो है इससे आपकी ऑडियंस भी इंगेज रहेगी, और जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको एम्फोसाइज भी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है फ्रेज ब्रीदिंग
फ्रेज ब्रीदिंग अब क्या होता है कि प्लान योर स्पीच इन शॉर्टर फ्रेजेस, allowing you to take quick breaths between phrases. This prevents rushing and to ensure a consistent flow of speech. मतलब ऐसे नहीं करना कि आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख लेने हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, कि आप जो है वो पूरा सेंटेंस करते करते कि आपका सांस फूल जाए। आपने बहुत फ्रेजेस रखने हैं, बट छोटे छोटे जो है ना होने चाहिए, जिससे आपको जो है आप थोड़ी सी बात करो, उसके बाद आपको टाइम मिल जाए कि आप सांस ले सको, फिर अगली बात करो, ठीक है। तो ये एक बेटर वे होता है। थर्ड, मेंटेन स्टीडी पेस। पेस किसे कहते हैं? रफ्तार को, ठीक है। अवॉइड स्पीकिंग टू क्विकली। आपको जो है बहुत तेज़ी से नहीं बोलना है, एज इट लीड्स टू शैलो ब्रीदिंग, ठीक है। इससे आपको जो है फिर वो सांस फूल जाता है ना, आप ज़्यादा बहुत तेज़ तेज़ बोलते जाओगे ना, तो ऑडियंस को समझ आएगी, आपका सांस भी फूलेगा, आपको भी प्रॉब्लम, ऑडियंस को भी प्रॉब्लम, ठीक है। इंस्टेड एम फॉर अ स्टडी एंड मेजर्ड पेस, गिविंग योरसेल्फ एम्पल टाइम फॉर फुल ब्रेथ्स, ठीक है। आप एम्पल टाइम मतलब काफ़ी टाइम आप खुद को दो कि आप जो है दरमियान में सांस ले सको, ठीक है। बहुत ही आराम से बात करो ताकि आपको खुद को भी परेशानी ना हो, आपको खुद को भी आसानी हो और सुनने वालों को भी आसानी हो, वो आपकी बात को समझ सकें, ठीक है। उसके बाद है ओवरकमिंग ब्रेथलेसनेस। अब ब्रेथलेसनेस को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? स्टे हाइड्रेटेड रहें आप, ठीक है। ड्रिंक वाटर बिफोर स्पीकिंग टू कीप योर थ्रोट मॉइस्ट एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग अ ड्राई माउथ। अब जब भी ड्राई माउथ होता है तो आप अक्सर जो है बात करते हुए फिर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करें, जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, आपने स्पीच करनी है, कोई आधा घंटा बोलना है, 1 घंटा बोलना है, चाहे 10 मिनट बोलना है, अब पहले थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है, ताकि आपका जो गला है वो तर रहे और आपको जो बात करते वक्त, अपनी स्पीच डिलीवर करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल एंजाइटी को कंट्रोल करें। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस टू मैनेज नर्वसनेस इफेक्टिवली। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि नर्वसनेस को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, तो आपने जो है इस चीज़ को लाजमी कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक आप नर्वस रहोगे आप ठीक से अपनी जो बात है उसे डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? रेगुलर एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड ओवरऑल ब्रेथ कंट्रोल, इन्हांसिंग योर स्पीकिंग परफॉर्मेंस। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, तो उससे क्या होगा कि एक चीज़ आपकी वो डेली हैबिट में आ जाएगी ना, कि आप जो है इतनी प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो अपनी ब्रेथ है उस पर कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, आपके कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप एक अच्छे वे में विदाउट आपके वो कहते हैं ना सांस फूले, आप एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर पाओगे, ठीक है। गॉट इट? आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।